नोटिस में यहाँ पे आने की ज़हमत उठाई। मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए। पहले कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पे मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आज 13 अप्रैल है और वाइसरॉय शायद यहाँ पे 1 अप्रैल का जोक 13 अप्रैल को सुनाना चाहते हैं। 1 अप्रैल का जो वेस्टर्न वर्ल्ड में मारूफ है कि अप्रैल्स फूल बनाया जाता है, वही कोशिश यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो दिल्ली से कंट्रोल होती है कोशिश कर रही है कि 13 अप्रैल को उस तरह का जोक बनाया जाए। मैं भी उनके इस इक़दाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, जिसके हवाले से कल से हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है और जिस लैंड स्कैम में मैं शामिल हूँ, मैंने कोई इसमें स्कैम किया हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए इस हवाले से कि ये किस किस्म का स्कैम है, ये मसला क्या है, ये जो केस बनाया गया है, इसके हवाले से सवाल पूछे। मैं आप दोस्तों के ज़रिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है लोगों के तय, वरना इस केस में न कोई जान है, न कोई सच्चाई है, न हकीकत है, ना मेरा कोई लेना देना है, ना मेरी कोई एक्टिव या पैसिव पार्टिसिपेशन है। हमारे जो लोग हैं जिनका एक ट्रस्ट का रिश्ता बना है, और उस ट्रस्ट के हवाले से, उस एतमाद के हवाले से मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के जहनों में अगर कुछ सवाल है उन सवालों को क्लियर किया जाए। और जैसे उनके लिए कल, लोगों के लिए कल सरप्राइजिंग था या शॉकिंग था, उतना ही सरप्राइजिंग मेरे लिए भी था। ये लैंड स्कैम के बारे में जो चार्जशीट बनाया गया है, चार्जशीट जब बनाया गया और चार्जशीट जब दाखिल किया गया उसी दिन मुझे भी पता चला। उससे पहले ना कोई प्रायर नोटिस, ना इस हवाले से एसीबी की तरफ से नोटिस या कोई कम्युनिकेशन, मुझसे कोई ओपिनियन मांगी गई होती या सवाल ही पूछे होते या क्वेश्चनिंग ही हुई होती। ना एसीबी के हवाले से, ना पुलिस के हवाले से, ना एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन 20 सालों में कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अप्रोच नहीं या कोई क्वेश्चनिंग नहीं। मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला, और ये क्राइम है मुझे भी तब पता चला जब आप लोगों को पता चला कि बताया गया है कि क्राइम किया हुआ है। तो 20 साल के दौरान अगर इतना बड़ा क्राइम किया है, तो 20 साल के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी या एसीबी कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, जिनको इस बारे में मुझे या तो पुलिस स्टेशन बुलाना चाहिए था या एसीबी के हेडक्वार्टर पे बुलाना चाहिए था, कहीं पे क्वेश्चनिंग हुई होनी चाहिए थी, लीगल नोटिस मिली हुई होनी चाहिए थी। चार्जशीट से पहले ना कोई लीगल नोटिस मिली है, ना कुछ है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ना कोई ऐसी बात थी। 20 साल पहले यहाँ बिमना में लैंड एक्विजिशन की गवर्नमेंट ने, और उस जगह का नाम है दुर्बल। उस जहाँ पे ये लैंड एक्विजिशन हुई वो डल डेवलपर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए वहाँ पे कॉलोनी बनाई गई। और ये शायद इक़दाम 2000 की दहाई में पहले सालों में उठाया गया। 2002 के बाद ये इक़दाम उठाया गया और डल डेवलपर्स की उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कॉलोनी बनाई गई। और वहाँ पे जो जिनके कब्ज़े में, पोजीशन में वो ज़मीन थी, वो रख थी, वो डल के बिमना के भी लोग हैं, दरगुन के भी लोग हैं, दंदूसा है वहाँ के भी लोग हैं, दुर्बल के लोग हैं, जिनके पोजीशन में वहाँ पे वो ज़मीन थी, और उनको कंपनसेट किया गया। उसी ज़मीन में मेरी फैमिली का भी वहाँ पे ज़मीन है। अब उस फैमिली में जिस पर्सनैलिटी का नाम है, वो मेरे दादा मरहूम है, आगा साहब मरहूम है, जिनकी वो ज़मीन थी। जैसे दूसरे लोगों की वहाँ पे ज़मीनें थी, उनकी भी ज़मीन थी। और जैसे दूसरे लोगों को भी कंपनसेट किया गया, आगा साहब के नाम पे जो ज़मीन है उनके वारिसों को भी कंपनसेट किया गया। अब मैं उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ या तीसरे लेवल पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट बेनिफिशरी नहीं हूँ इन द सेंस कि मेरी ज़मीन हो, मेरी ख़रीदी हुई हो। इट्स एन इनहेरिटेड लैंड, मोरूसी ज़मीन है। उस लाइन में तीसरे नंबर पे हूँ। ज़मीन आगा साहब मरहूम की है, फिर वो ट्रांसफ़र होती है उनके बच्चों में, जिन बच्चों में मेरे वालिद साहब शहीद आगा साहब मेहदी साहब हैं। वो बाकी भाइयों में से वो भी एक भाई है। तो उनकी ज़मीन जो उन्होंने अपने बाप से इनहेरिट की,
मैंने उनसे इनहेरिट की और मेरे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने उनसे इनहेरिट की। तो जैसे सबको कंपनसेट किया गया उसी तरह से गवर्नमेंट ने इस लैंड होल्डर को या इस लैंड ओनर को जो मेरे दादा मरहूम हैं उनको भी कंपनसेट किया, जो इस दुनिया से गुजर चुके थे, यानी उनके वारिसों को कंपनसेट किया। तब बेमना वालों ने भी, दुर्बल वालों ने भी और दंदूसा दरगुन वालों ने भी एक प्रोटेस्ट किया कि जो ज़मीन कंपनसेट हो रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, वो सिर्फ उतने ही ज़मीन की का मुआवजा दिया जा रहा है जितना रजिस्टर है वहाँ पे, जबकि ज़मींदारों के पास पोजीशन में उससे ज़्यादा ज़मीन है और वो काश्त करते हैं और इस ज़मीन की लेवी ली जाती थी, लोगों से काश्त की जाती थी, काश्त के अगेंस्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट गवर्नमेंट उनसे लेवी लेती थी और ये ज़मीन वही थी, लेवी के अगेंस्ट उनको वहाँ पे काश्त करने की इजाज़त होती थी। और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अगेंस्ट जो लेवी देते थे, ज़मींदारों ने लेवी जितने ज़मीन की दी थी वो पोजीशन से कम थी, तो इसी हवाले से उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया कि हमारे पोजीशन में ज़्यादा ज़मीन है तो हमें पोजीशन के हवाले से कंपनसेट किया जाए। और इसमें न मेरा रोल है, न मेरे वालिद साहब का रोल है, न मेरे ग्रैंडफादर का रोल है। तो गवर्नमेंट ने वो डिमांड उनकी सुनी, उस पर फैसला लिया कि जितना भी पोजीशन में है, सर्वे हुआ फिर से कि ज़मींदार के पास कितनी ज़मीन पोजीशन में है, उन ज़मींदारों को वो ज़मीन का कंपनसेशन दिया गया। आपने कैमराज उठा के जा सकते हैं, बेमना में भी बेनिफिशरी है, दुर्बल, दरगुंड, उस सारे एरिया में, दंदूसा में बेनिफिशरी है जिन्होंने पोजीशन के हिसाब से अपनी डिमांड के मुताबिक पोजीशन के हिसाब से जितने ज़मीन पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे ज़मीनों का कंपनसेशन लिया। जब वो ऐड हुआ तो शायद जो ज़मीन, जो रुकबा मेरे दादा मरहूम के नाम से था, उनको भी फिर पोजीशन के हवाले से कंपनसेट किया गया है। अब इस सारे प्रोसेस में मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हूँ। एज आई सेड, ये मेरी ज़मीन नहीं है, ये मीरास है जो मुझसे पहले वाली लेवल, जो मेरे ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, मेरे चाचा है, मेरी फूफिया है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। उन्हीं भाइयों में से मेरे वालिद साहब का जो हिस्सा है वो हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी मेरे वालिद साहब के जो बच्चे हैं, हम 3 सिबलिंग्स, हम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारी फैमिली में जहाँ पे जो रहता है, जहाँ पे हमने घर बनाया है, मेरे दादा मरहूम के बच्चों ने जहाँ पे घर बनाए हैं, इंक्लूडिंग माय फादर, जहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, जितनी भी ज़मीन तकसीम हुई है अभी तक, वो सिर्फ उतनी ही हुई है जहाँ पे हमने घर बनाया है। इससे बाहर जितनी भी आगा साहब मरहूम की ज़मीनें थी जो उनके बच्चों में तकसीम होनी चाहिए थी, अभी भी तकसीम नहीं हुई है। वो उनके बड़े फर्जन के हाथ में है, वो सारा इंतज़ाम उसका करना, उसकी कमांड वगैरह नज़र गुज़र रखना, उस हवाले से जितने भी नेगोशिएशंस जहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती है, वो सारा उनके हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ उतनी ही ज़मीनें हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे मकाम बने हुए हैं। इससे बाहर हमारे दादा साहब मरहूम की जो ज़मीन है, उनका कस्टोडियन अभी भी उनका बड़ा फर्जंद है, मेरे चाचा है। तो ये नेगोशिएशंस उनके साथ हुई है, उनके ज़रिए हुई है, क्योंकि वही कस्टोडियन थे और अभी भी है, बाकी ज़मीनों के कस्टोडियन वही है। ना नेगोशिएशंस के बारे में हमें पता है, ना ज़मीन के मिकदार के बारे में हमें पता है। मैं 3rd जनरेशन से हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ना ज़मीन के मिकदार के बारे में, ना ज़मीन की कीमतों के बारे में, ना ज़मीन के पोजीशन के बारे में, ना ज़मीन की एक्टिविटी के बारे में। हमारे यहाँ अभी भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ पे कौन सी ज़मीन है। तो जैसे हर घर में होता है, वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसी तरीके से इस ज़मीन के बारे में भी हमें किसी को कुछ न पता है, ना मालूम है। जो भी नेगोशिएशन हुई है उस कस्टोडियन के ज़रिए, मेरे दादा मरहूम के सबसे बड़े बच्चे के ज़रिए, फर्जन के ज़रिए, मेरे अंकल के ज़रिए हुई है। तो सुनने में ये आया, और चूंकि मैं उस दौरान MLA भी था, तो नॉलेज ये है मेरे पास कि कितना कंपनसेट किया गया पर कनाल। 40,000 रुपये पर कनाल का कंपनसेशन किया गया। और जो मेरे वालिद, मेरे दादा मरहूम की ज़मीन थी जो इन पोजीशन थी, जिस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, वो 90 कनाल की थी। और चूंकि जो वहाँ पे काश करते थे, चूंकि ये खुद काश नहीं करते थे, इन्होंने काश्तकारों को ज़मीन दी थी, फिर उनको अपना हिस्सा देते थे, प्रोड्यूस में से 50-50 होता था। उन्होंने अपने काश के हिसाब से ज़मीन वहाँ पे रजिस्टर की थी, पोजीशन शायद उससे ज़्यादा था। तो जब सबको पोजीशन के हवाले से ही, पोजीशन की बुनियाद पे ही कंपनसेशन मिला,
वही कंपनसेशन आगा साहब को भी मिलना चाहिए था पोजीशन के हवाले से। और जबकि हकीकत ये है कि अगर 90 कनाल वहाँ पे ज़मीन थी, पोजीशन या जो कंपनसेशन मिला है वो सिर्फ 40 या 60 कनाल का मिला है, या 50 का, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। 90 कनाल, ये जो बाकी के 50 कनाल है, उनकी कंपनसेशन अभी भी नहीं मिली है। जो हम लैंड ओनर्स है वहाँ पे अभी भी नहीं मिली है, यानी पोजीशन से भी कम इस फैमिली को कंपनसेशन मिला है। और पर कनाल जो है वो 40,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है, जो इस फैमिली को, आगा साहब को कंपनसेशन मिला है, जैसे कि हर किसी को मिला वहाँ पे। वो शायद 40,000 आप मल्टीप्लाई कीजिए इनटू 40 कनाल्स, उनका कंपनसेशन मिला है। उसको फिर फर्दर डिवाइड कीजिए आप 12 बच्चों में, 11 बच्चों में, तो उसमें मेरा हिस्सा, मेरे वालिद साहब का हिस्सा जो बनता है, उसको भी फर्दर फिर डिवाइड कीजिए इंटू 3। शायद मुझे उस वक्त याद है 20 साल पहले वो शायद चेक मिली हो 80,000 रुपये की, गवर्नमेंट से नहीं, क्योंकि मेरी कोई ना डील थी गवर्नमेंट के साथ, ना कोई नेगोशिएशन, ना मैं कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसमें। मैं बेनिफिशरी था जो लाइन ऑफ इनहेरिटेंस में जो बच्चों में तकसीम हुई, तो मेरा शेयर वही 80,000 का बना। मेरे सिबलिंग्स का अपना शेयर बना इंटू 2 आप कर दीजिए। वही है ये सबसे बड़ा स्कैम जिसको बताया जाता है कि करोड़ों का स्कैम किया गया है शायद। वो भी मुझे फैमिली के ज़रिए से, जो कस्टोडियन है उनके यहाँ से, उनके अकाउंट से पैसा आया 80,000 रुपये का, तो उस ज़माने में 20 साल पहले। इससे ज़्यादा ना मेरी इसमें कोई मुदाखलत है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई नेगोशिएशन है, ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ है तो मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ ACB बल्कि NIA भी लाइए, जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जिन्होंने भी इसमें खुदा न खासा कोई करप्शन किया हो, उन ऑफिसर्स को भी, उन लोगों को भी, उन बेनिफिशरीज को भी अगर कोई करप्शन हुआ है, उनको आप मंजर आम पे लाइए, सख्ती से उनके खिलाफ काम कीजिए। और ये करोड़ों का, अरबों का जो ये स्कैम हुआ है, इसको मंजर आम पे लाइए, इसके एक डिटेल्स भी मंजर आम पे लाइए। तो ये थी उस हवाले से बात। मैं ये जो आप दोस्तों को पता ही है कि माहौल कैसा है पिछले सालों से, बिलखुसूस कुछ दिनों से माहौल यहाँ पे और ही ज़्यादा एग्रेसिव होता ही जा रहा है पूरे मुल्क में। बीजेपी का मुसलमानों के हवाले से वक्फ बिल हो या बुलडोज़र जस्टिस हो, और कश्मीर के हवाले से आपको पता ही है। मैं आपके ज़रिए उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकड़ों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, वो ज़्यादतियाँ ख़त्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन के जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह के हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूँ, मैं ये कहता चलूँ, वहाँ पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफ़ें उठाना पिनकल होता है। वहाँ पे पिनकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहाँ पे इस दिन का इंतज़ार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद भी बनाएं। मेरी ज़ात इन चीज़ों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सर उठना, नेज़े पे सर हक के लिए पिनकल है, उरूज है। और हम इंतज़ार कर रहे होते, हम तलाश कर रहे होते उस दिन का। तो अज़ियतों के लिए मैंने खुद को आमादा किया है। ये इस तरह की हरकतें जो है मुझे खामोश नहीं कर सकती है।
स्कैम के बारे में मैंने आपको कहा कि ये किस किस्म का स्कैम है। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा आप बेमना में चले जाए। पोजीशन के हवाले से ये कैबिनेट डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि पोजीशन के हवाले से वो जो रख की ज़मीन है वहाँ पे जो काश कर रहे थे उस पर उनको पोजीशन के हवाले से पोजीशन के मुताबिक पैसे दिए जाए। उसी हिसाब से मेरी फैमिली, मेरे दादा मरहूम की जो ज़मीन थी वहाँ पे मेरी नहीं थी, इस फैमिली को भी अपने अपना हिस्सा दिया गया पोजीशन के हिसाब से, जिससे मेरा हिस्सा 80,000 रुपये का बनता था। अगर उसी 80,000 पे इनको लड़ाई लड़नी है या 1 लाख रुपए पे इनको लड़ाई लड़नी है, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जा सकते हैं वहाँ, सभी से पूछ सकते हैं कि कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, मेरा ख्याल है 5,000 कनाल जो है एज़ पर पोजीशन अभी तक वहाँ पे कंपनसेशन मिल चुका है, जबकि मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा। तो ये इस मजाक के बारे में, हाँ, आपके ज़रिए मैं अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स का उनके लिए यही बात कहूँगा कि मैं माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से आपको भी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। कस्टोडियन के अलावा बाकी फैमिलीज़ जिसके हाथ में ये सब कुछ है, जो ये कस्टोडियन है, उस एक के अलावा बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स जो इसमें जिनको खींचा गया या नाखासा तौर जो खींचे गए इसमें, अब केस इनको बनाना था कि बनाते कैसे, अब पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज़ें उठा के, अब दे ऑल्सो गॉट ड्रैग्ड इनटू दिस। इट्स अ फाइट विद मी, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये कहता हूँ, ये मेरे साथ जो ये लड़ाई है, आप समझ सकते हैं कि ये उस लड़ाई का नतीजा है। उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ करेंगे इसलिए कि आपको तकलीफ़ उठानी पड़ रही है, मगर साथ में ये भी उम्मीद है कि आप इस लड़ाई में इंशाल्लाह दूसरे लोगों की तरह भी, आम कश्मीरी की तरह भी मेरे साथ होंगे। ये इस स्कैम के हवाले से। दूसरा, ये वक्फ बिल पे जो बातें हुई, जो वो तो हुई आपके सामने। पार्टी भी एक अपनी पिटिशन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ये भी कहता चलूँ कि मैंने भी अपनी पिटिशन ऑलरेडी तैयार की हुई थी एज एन इंडिविजुअल भी, अलॉन्ग विद पार्टी। होपफुली फिर वो मर्ज हो जाएगी सारी पिटिशंस। वो पिटिशन हम दर्ज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जहाँ तक भी हो सके हम ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, इसमें लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा तरीके से, पीसफुली, डेमोक्रेटिकली। हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अब ये हमारे दीन पे बात आ चुकी है, हमारे मजहबी राइट जो है वो हमसे छीने गए, शुरुआत हो गई है। तो हमें अपने हुकूक के लिए, अपने रिलीजियस राइट के लिए उठना पड़ेगा। उम्मीद है कि लोग इसकी हसासियत को समझेंगे और इस लड़ाई में सीरियस होंगे। अपने हुकूक, डेमोक्रेटिक जो है वो फाइट जो शुरू होगी इस रियासत से भी, उसी तरह जिस तरह से बाकी रियासतों से भी लोग कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन बना रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़, वक्फ बिल के ख़िलाफ़। इसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो मैं वो सवाल ले सकता हूँ। खाजा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों ये जो पुराना इस तरह का केस है जो आप बता रहे हैं बेबुनियाद है, क्यों इस तरह की चीज़ें बाहर लाई जा रही है? सरकार के द्वारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि 20 साल पहले एज पर द चार्जशीट, मुझे तो इससे पहले एक नोटिस भी नहीं आई है, एक फ़ोन भी नहीं आया पुलिस स्टेशन से। आज तक मुझे इस बारे में कुछ न पता था, ना इंडिकेशन थी। 20 साल तक अगर ये केस चला आ रहा है तो अभी तक तो इस पे कोई कार्रवाई हुई होनी चाहिए थी, लोगों से हमें नोटिस मिली होनी चाहिए थी, हमसे सवाल पूछा गया होना चाहिए था। 20 साल के बाद एज यू नो कि ये सारा माहौल जो है इंटिमिडेशन का, कि लोगों को डराया जाए, कुछ ऐसी हरकतें की जाए कि उनको केसेस में फंसाया जाए, NIA के ज़रिए, ED के ज़रिए, इस तरह के ACB के ज़रिए, इस तरह के केसेस के ज़रिए उनको खामोश किया जाए। शायद मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो अरबाब इक़्तिदार को, जो पावर में है इस वक्त, उनको पसंद नहीं आती है, जो उनको चुभती है और जिससे शायद हकीकत की रिप्रेजेंटेशन होती है, हक की रिप्रेजेंटेशन होती है। वो चाहते हैं इन बातों को दबाए। तो उसी चीज़ के लिए शायद वो समझते हैं कि जैसे दूसरों को ऐसे केसेस से दबाया जा सकता है, इस शख्स को भी दबाया जा सकता है, मगर ये उनकी गलतफहमी है। इससे तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा ये लड़ाई लड़ने में। अगर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप कदावर नेता हैं, या कहा जा सकता है कि असेंबली विधानसभा चुनाव जो हुए थे तो लोगों ने कुछ कहकर ये भी कहा जा सकता है कि आगा रूहुल्लाह को वोट दिए हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल से, जब से ये ACB वाला मामला सामने आया, आपसे कोई वार्तालाप किया
क्योंकि अभी तक पार्टी का स्टैंड आपको लेकर, आप नेता भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, स्टैंड क्लियर नहीं है, कोई भी या कह सकते क्लियरिफिकेशन उनकी तरफ से या पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं आई। क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई, मुझे नहीं पता, उनको उनको देनी भी नहीं थी जब तक कि वो मुझसे बात ना करते। मुझसे बात करते तो शायद फिर उनको इसके बारे में पता चलता और वो क्लैरिफिकेशन देते, और मेरे साथ अभी तक कोई बात ही नहीं है मुझसे अभी। विधानसभा चुनाव बड़गाम सीट पे होने वाले हैं, क्या कोई आपको लगता है कि कोई चेहरा है जो आपकी पार्टी या बडगाम, हाँ, बडगाम असेंबली मैं रिप्रेजेंट करता था 18 साल तक की। उसके बाद हालात जो बने जिसके नतीजे में मुझे ऐसे पार्लियामेंट जाना पड़ा, और मैं एज आई सेड कि मैं इस असेंबली में, डिग्रेडेड असेंबली में खुद इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इसको लेजिटिमाइज नहीं कराना चाहता था। मेरा ये फैसला ही था कि मैं इस असेंबली में शामिल नहीं होऊंगा। और जो भी फिर हालात बने, मुझे कहा गया कि आप पार्लियामेंट चले जाए। मैं पार्लियामेंट गया। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए यहाँ पे ये फैसला हुआ कि पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, और लोगों ने सर आंखों पे बिठाया उस फैसले को, वोट दिए। जहाँ जैसे आपने कहा कि दूसरी जगहों पे भी मेरी गुजारिश का एहतराम रखा गया, उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मेरी बात का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एहतराम रखा मेरी गुजारिश का। तो बहुत ही अच्छे मार्जिन से, बहुत ही ज़्यादा वोट से उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की। तब लोगों ने ये नहीं देखा कि बाहर से है या लोकल है या जो भी है, हर किसी का हक है कि कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, और लोगों ने भी वेलकम किया। और उसके बाद ये सीट खाली की गई। अब लोग, जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन है लोगों के साथ, लोग चाहते हैं कि ठीक है, तब वो फैसला किया गया, हमने उसका भी इस्तकबाल किया। अब हमारा भी शौक है कि अब अगर उन्होंने ये सीट छोड़ी तो बडगाम से कोई, बडगाम का ही शख्स जो है रिप्रेजेंट करे। और मैं उनकी उस डिमांड को सही समझता हूँ, उनकी उस एस्पिरेशन को सही समझता हूँ। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा, बडगाम के लोगों को हक है कि उनका कोई शख्स उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी इस इलाके से, इस बडगाम से ही कोई बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर साहब जिस तरह से हालात बन रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है आने वाला जो चुनाव होगा, जिस तरह से अभी लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय नाराजगी है, क्या आपको लगता है आने वाले असेंबली इंतखाबात जो यहाँ पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम सभी को, ओवरऑल इलेक्शंस की बात नहीं है। वी शुड नॉट बी इलेक्शन सेंट्रिक कि इलेक्शन के हवाले से देखे किससे फ़ायदा हो किससे नुकसान हो। हमारी कमिटमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों के तय, उनके साथ एक कमिटमेंट है। इलेक्शंस हो या ना हो, हमें उन कमिटमेंट्स पे पूरा उतरना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो सेंटिमेंटल वैल्यू है पिछले वोट का जो लोगों ने दिया, उस सेंटिमेंट की कदर की जाए, उस सेंटिमेंट की रिप्रेजेंटेशन की जाए, उस मैंडेट का उसी तरह से रिप्रेजेंट किया, उस मैंडेट को वही लैंग्वेज दी जाए जो लोगों ने चाहा पिछले इलेक्शन में, जिस वोट के ज़रिए एक्सप्रेस किया वही एक्सप्रेशन हो। तो ओवरऑल जो है, इलेक्शंस हो या ना हो, हम सभी को चाहिए कि लोगों के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो ट्रस्ट दिखाया पिछले इलेक्शन में, उस ट्रस्ट का जो है एहतराम करे और उसी तरह से काम करे जैसे लोग चाहते हैं। अगर सर दो डेवलपमेंट्स हुई, एक तो असेंबली के अंदर जो स्पीकर ने वक्त बिल पर जो है डिस्कशन अलाउ नहीं किया, और उसके बाद आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर ऑफ फ्लोर लीडर है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, मियां अल्ताफ, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, ना इंट्रोडक्शन के वक्त या ना पैसेज के वक्त। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और आपका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस वक्त जो रिलेशंस है, जैसे आपने अभी कहा कि इस तरह का जो कल चार्जशीट फाइल हुई उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे बात नहीं की, तो इसको आप कैसे देखते हैं कुल मिलाकर? देखिए, फ्लोर पे वो फ्लोर लीडर है, उन्होंने उस दिन फैसला लिया कि वो अपना नाम देंगे और वो खुद बात करेंगे, उन्होंने फैसला लिया। उसके बाद स्पीकर टाइम दे सकता था, 2 ही मिनट क्यों ना देता, दे सकता था, नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। हाँ, उसकी वजह ये बनी कि फ्लोर लीडर ने डिसीजन लिया कि वो खुद ये जो उस पर बात करे। रेजोल्यूशन के हवाले से मैंने कुछ दोस्तों से जम्मू में भी बात की कि रेजोल्यूशन आना चाहिए था, क्यों नहीं आया मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ, इस पर वोटिंग क्यों नहीं हुई। सब जुडिस अगर होता भी फिर भी रेजोल्यूशन लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रेजोल्यूशन ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है।
2 महीने तक इंतज़ार करेंगे और स्टेट उड़ाएगा। फिर लगा इन्हें कि मैं कहूँगा कि हमें बजट सेशन तक इंतज़ार करेंगे, शायद बजट सेशन में बिल आ रही है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसी में शायद स्टेट हुड को रेस्टोर करेंगे। और मैंने बारहा यही कहा था कि इंडिकेट किया था कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप बजाय इसके कि उन पे भरोसा करें, उनकी बातों पे भरोसा करें, बेहतर ये होगा कि हमें लोगों ने जो काम दिया है हम वही काम करें। उनके इंतज़ार में बैठ के आप लोगों से दूर हो रहे हैं। तो मेरी यही बात है कि वी शुड हैव ऑल वेंट, हमें जाना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को, हम सबको इनके साथ मिलके जाना चाहिए था। हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बैठेगी आपके केस पे 2 साल तक, फिर वो उस पर हियरिंग नहीं करेगी, फिर आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट जाने में। और आप साथ साथ पॉलिटिकली भी मोबिलाइज कर सकते थे, यहाँ पे भी लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे पीसफुली। और हमारे 50 MLAs कम से कम ऐसे हैं जो इस कॉज में आपके साथ है। उनको लेके आप प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बाहर भी बैठ सकते हैं, आप होम मिनिस्टर्स ऑफिस के पास बाहर भी बैठ सकते हैं। हम